स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, हम काफी टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी 25 एमसीक्यूज अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में आप देखोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what is the threshold limit for mandatory GST registration फॉर सर्विस प्रोवाइडर? तो मतलब अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका बिजनेस जो है वो गुड्स का नहीं है, सर्विसेज का है, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कब मैंडेटरी हो जाएगा? मतलब आपका एनुअल टर्नओवर इतना हो जाएगा जिसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 40 लाख एंड डी 50 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 20 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person is required to register under GST if their aggregate turnover exceeds 40 lakhs and they are engaged in. Okay. अब देखो, अभी हमने क्वेश्चन 1 में देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट है वो है 20 लाख, लेकिन वो है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। यहां पर बोल रहे हैं कि आप कब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप 40 लाख का आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया। 40 लाख की जो लिमिट होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। 40 लाख की लिमिट उनके लिए होती है जो एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? जो गुड्स में डील करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली, बी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, सी सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट एंड डी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द फॉर्म यूज्ड फॉर न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन? अगर अभी आपको जीएसटी में रजिस्टर करना है, फर्स्ट टाइम आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इन चारों में से कौन सा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए? 4 ऑप्शंस हैं। ए जीएसटीआर 1, बी जीएसटीआर 3B, सी आरईजी 01 एंड डी आरईजी 06। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी आरईजी 01। ये होता है नए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। जीएसटीआर जो है वो तो जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Which section of the CGST Act deals with registration? अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो जीएसटी सीजीएसटी एक्ट का कौन सा सेक्शन उसके साथ डील करता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए सेक्शन 9, बी सेक्शन 22, सी सेक्शन 17 एंड डी सेक्शन 15। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सेक्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज। ओके, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब अपनी मर्जी से अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। मर्जी से मतलब कि गवर्नमेंट कहती है आपके लिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आपका टर्नओवर वो लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, या अदरवाइज जो रीजंस होते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के, आप उसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। मतलब गवर्नमेंट कहती है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि आपके बिजनेस की जो ऑथेंटिसिटी होती है वो बढ़ जाती है, लोगों का ट्रस्ट आपकी तरफ बढ़ जाता है। प्लस अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप करवाना चाहते हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो उस केस में आपको वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज A not allowed, B allowed under section 25(3), C mandatory for all taxpayers and D allowed only to manufacturers। देखो, पहली चीज वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अगर नॉट अलाउड होता तो कोई कैसे ले सकता था, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। मैंडेटरी भी नहीं है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कैसे मैंडेटरी हो सकता है? तो वॉलेंट्री है। क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इट इज अलाउड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। पहली चीज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो कि मतलब रेगुलर बेसिस पे जीएसटी में काम नहीं कर रहा है, या उसका जो बिजनेस है वो मतलब
उसको कभी कभी जीएसटी की जरूरत पड़ती है, मतलब हमेशा उसका जो काम है रेगुलर काम नहीं है, तो ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट हाउ मेनी डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो उसे जब भी अपना बिजनेस शुरू करना होता है तो बिजनेस शुरू करने से कम कितने दिन पहले उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि वो रेगुलर टैक्स पेयर नहीं है, वो रेगुलर बिजनेस नहीं करता है, तो उसके लिए ये कंडीशंस अलग होती हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि अगर वो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसे बिजनेस शुरू करने से कितना दिन पहले कम से कम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। आपके सामने है चार ऑप्शंस, ए 15 डेज, बी 10 डेज, सी 5 डेज एंड डी 1 डे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 5 डेज। तो उसको 5 दिन पहले कम से कम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। What is the validity period of registration for a casual taxable person or a non-resident taxable person? तो जो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, जो जो रेगुलर पर्सन होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपका वो रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो कंटिन्यूसली आपका रेगुलर रहता ही है, जब तक आप उसको सरेंडर ना करो या गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से वो सस्पेंड ना किया जाए, वो रेगुलर कंटिन्यू रहता है उसकी वैलिडिटी। लेकिन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है या जो नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर रहने वाले लोग हैं, वो कभी कभी इंडिया में उनको जीएसटी पे करने की जरूरत पड़ जाती है कैजुअल बेसिस पे, तो उन लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो उनका ये जो रजिस्ट्रेशन है कितने दिन तक वैलिड रहता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, ए 30 डेज, बी 60 डेज, सी 90 डेज और डी 180 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 90 डेज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इज, अगर कोई इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट कर रहा है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो ऐसे गुड्स की सप्लाई करता है या ऐसी सर्विसेज की सप्लाई करता है जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल है, मतलब वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में नहीं है, तो ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए? ओके, चार ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो आप एग्जेम्प्ट कैसे हो सकते हो? बी, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर। अगर मतलब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, बेशक आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख 40 लाख से कम ही क्यों ना हो। ऑप्शन नंबर सी, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख। आपको क्या तभी रजिस्ट्रेशन कराना है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। एंड बी, नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर, क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which of the following persons are not required to register under GST? इनमें से किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है? चार ऑप्शन है आपके सामने, ए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, बी एग्रीकल्चरिस्ट, सी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इसलिए एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। What is the penalty for not registering under GST when liable to do so? अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, मतलब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए लेकिन आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आपके ऊपर क्या लाइबिलिटी आएगी, मतलब क्या आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी उसके लिए? चार ऑप्शंस है, ए 1000, बी 5000, सी 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर एंड डी 25,000 रुपीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो या तो आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी या फिर जितना टैक्स आपके ऊपर बनता था और आपने नहीं पे किया, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, मतलब टैक्स तो बाद में लेंगे ही आपसे, ये पेनल्टी के नाम का एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं कि जो टैक्स आपने नहीं भरा क्योंकि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो टैक्स अगर 10,000 से ज्यादा हुआ तो वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा एज पेनल्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11।
Which document is issued after successful GST registration? एक बार अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको क्या मिलता है, कौन सा डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलता है? चार ऑप्शंस है। ए GSTR1, नहीं ये तो रिटर्न होती है जो आप भरते हो। बी GSTN सर्टिफिकेट, सी इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड डी TDS सर्टिफिकेट। देखो TDS सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, GSTR1 जो है वो रिटर्न होती है, रिटर्न का फॉर्म होता है। इनवॉइस का रेफरेंस नंबर नहीं होगा, आपको मिलता है GSTN सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ GSTN? जो आपको GST आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, GSTIN की फुल फॉर्म क्या है? GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IN मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसका फॉर्मेट क्या होता है? ये जो GST नंबर होता है ना, ये 15 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, मतलब ये 15 डिजिट का नंबर होता है। उसमें 10 डिजिट जो होती है वो तो आपके पैन नंबर की ही होती है, जिस पैन के ऊपर आप GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। बाकी और 5 डिजिट्स का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, जैसे पहली 2 डिजिट स्टेट कोड होती है, तो वो भी हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ GST नंबर? A 10 digit alphanumeric, B 15 digit alphanumeric, C 12 digit numeric and D 18 digit numeric। न्यूमेरिक मतलब जिसमें सिर्फ न्यूमरल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो GST का नंबर जो होता है वो होता है 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ GSTIN रिप्रेजेंट। GST नंबर की पहली 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करती हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए पैन नंबर, पैन नंबर तो 10 डिजिट का होता है बीच में। बी बिजनेस कोड, सी स्टेट कोड एंड डी एंटिटी टाइप। तो इसका करेक्ट आंसर है सी स्टेट कोड। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो आपका स्टेट कोड है 27। तो इसी तरह से जो भी जितने भी GST नंबर्स होंगे, अगर वो महाराष्ट्र में रजिस्टर होंगे तो उन सभी का जो पहली 2 डिजिट होगी वो 27 होगी, क्योंकि ये होता है स्टेट कोड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैन अ पर्सन हैव मोर देन 1 GST रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल स्टेट? क्या एक स्टेट में आप एक से ज्यादा GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हो? वैसे तो GST रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, मतलब हर स्टेट के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना है, अलग स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना ही है। लेकिन क्या एक स्टेट में भी एक से ज्यादा GST रजिस्ट्रेशन हो सकता है? 4 ऑप्शंस है आपके पास। ए नो, बी यस इफ डीलिंग इन डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स, सी ओनली इफ टर्नओवर इज अबव 1 करोड़ एंड डी ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी यस इफ डीलिंग इन डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स। अगर आप अलग अलग बिजनेस एरियाज में काम कर रहे हो तो आपको हर टाइप के बिजनेस के लिए अलग GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इवन इफ यू आर इन अ सेम स्टेट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर्स मस्ट रजिस्टर अंडर विच फॉर्म? कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, चैनल पे अपलोडेड है। इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में शॉर्ट में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है 1 मिनट के अंदर। और यहाँ पे MCQ में भी हम इसको, अगर आप वो वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर्स मस्ट रजिस्टर अंडर विच फॉर्म? कॉम्पोजिशन डीलर्स जो होते हैं, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना है, कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना है, वो कौन कर सकता है? सारी डिटेल उन वीडियोस में मेंशन है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में 75 लाख की भी लिमिट है। लेकिन अगर आप एज अ कॉम्पोजिशन डीलर रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको इनमें से कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? देखो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि REG 01 रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए है, हमने अभी पीछे MCQ में किया है। बी CMP 02, सी GSTR 3B एंड डी REG 05। तो यहाँ पे REG 01 नहीं हो सकता, GSTR 3B तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये रिटर्न का फॉर्म है। REG 05 नॉन टैक्सेबल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी CMP 02। CMP स्टैंड्स फॉर कॉम्पोजिशन ओनली, तो CMP 02 जो है वो होता है कॉम्पोजिशन डीलर्स को, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना है उसके लिए। नेक्स्ट
Question number 16. GST registration is mandatory for persons making supply through. GST रजिस्ट्रेशन किनके लिए मैंडेटरी है? अगर आप किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो? पहला ऑप्शन होलसेलर्स, बी ओन रिटेल आउटलेट, आपकी खुद की रिटेल शॉप है, सी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड डी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेट करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आपको जोमेटो, स्विगी के साथ टाई अप करना है, तो ये होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ये आपके साथ टाई अप तभी करेंगे जब आप इनको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करोगे। तो इन लोगों के लिए मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना, जो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल? ये रेगुलर पर्सन के लिए, इन जनरल सबके लिए क्वेश्चन है कि अगर जिस दिन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए, मतलब आपको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितने दिन का टाइम है? सपोज आज आप लायबल हो गए, आज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहिए, क्या आज के आज ही करना पड़ेगा? मतलब आपको क्या बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए? कितने दिन का टाइम है आपके पास जितने दिन के अंदर आप एप्लीकेशन डाल सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए? चार ऑप्शन दिए हैं, ए 10 डेज, बी 15 डेज, सी 30 डेज एंड डी 60 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 30 डेज। तो जिस दिन भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हो, आपको उसके बाद 30 दिन का टाइम दिया जाता है और उन 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट, नहीं करोगे तो फिर वो पेनल्टी, जिसका एमसीक्यू हम पहले ही कर चुके हैं कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ अ पर्सन टर्नओवर इज बिलो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब वही 20 लाख, 40 लाख और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख की भी लिमिट होती है, एंड ही स्टिल गेट्स रजिस्टर्ड। अब एक पर्सन का टर्नओवर तो कम है और उसने फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो ये क्या है? ही इज, कौन है वो? ए इनएलिजिबल फॉर जीएसटी, बी अ डीम्ड सप्लायर, सी अ वॉलंटरली रजिस्टर्ड पर्सन एंड डी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे बायर जो है वो जीएसटी पे करता है। तो अभी अभी हमने पहले के एमसीक्यू में भी पढ़ा था कि अगर आप लायबल नहीं हो, मतलब डिपार्टमेंट आपको नहीं बोल रहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो आप कहलाते हो वॉलंटरली रजिस्टर्ड पर्सन। इसलिए आंसर है सी, वॉलंटरली रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अ पर्सन हैविंग बिजनेस इन मल्टीपल स्टेट्स मस्ट, अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा स्टेट में है, सपोज आपका हेड ऑफिस है मुंबई में, महाराष्ट्र में, लेकिन आपने ब्रांचेस खोली हुई है दूसरे स्टेट्स में, लेट्स से तमिलनाडु में आपकी ब्रांच है, हैदराबाद में आपकी ब्रांच है, दिल्ली में आपकी ब्रांच है, तो अगर आप अपने बिजनेस को मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन है आपके सामने। ए गेट अ सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्या एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन से काम चल सकता है? मल्टीपल स्टेट्स में आपका बिजनेस है? नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट वाइज लेना पड़ता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी गेट रजिस्टर्ड ओनली इन हेड ऑफिस स्टेट, क्या सिर्फ आपको हेड ऑफिस में रजिस्टर करना चाहिए, ब्रांचेस में नहीं? नहीं, ये भी गलत है। सी गेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट एंड डी कांट रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली है सी, गेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट, क्योंकि जीएसटी जो है वो स्टेट वाइज होता है, तो आपको हर स्टेट के लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनमें से क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता? ए रेगुलर, रेगुलर होता है जिनको मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। बी कैजुअल, कैजुअल उनके लिए होता है जो कभी कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सी टेम्परेरी एंड डी नॉन रेजिडेंट। देखो रेगुलर भी होता है, कैजुअल भी होता है, नॉन रेजिडेंट भी होता है, टेम्परेरी नाम की कोई टर्म नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो इसीलिए टेम्परेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Which type of registration is required for a foreign online service provider? अगर कोई बाहर, इंडिया से बाहर है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है,
तो उसे कौन सा जीएसटी, और इंडिया में अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी सर्विस पे जीएसटी तो देना पड़ेगा। बेशक वो जीएसटी जो है वो आरसीएम में बायर पे करेगा, लेकिन उसको अगर बिजनेस कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन जो है वो कौन सी कैटेगरी में उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता, फॉरेन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? क्या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कैजुअल लेना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन लेना पड़ेगा, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर? तो उसको कौन सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? जो कि होगा फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ऑप्शन है सी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, आपने जीएसटी के लिए अप्लाई किया है लेकिन वो रिजेक्ट हो रही है एप्लीकेशन आपकी, तो आप क्या कर सकते हो? ए, रीअप्लाई ओनली आफ्टर 6 months, बी, फाइल एन अपील, सी, कैन नॉट रीअप्लाई, एंड डी, कन्वर्ट टू कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जा सकते हो अपील में, आप अपील में जाओगे एंड आप इसके लिए, इसके रिगार्डिंग आप उसमें अपील करोगे कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और अगर आपको लगता है कि वो एक रीजनेबल रीजन नहीं है, और जेन्युइन कॉज है, तो आप उस कॉज को ठीक करेंगे खुद ही, और अदरवाइज आप अपील में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज पैन बेस्ड? यस, पैन बेस्ड। आपको बताया था जो 15 डिजिट नंबर होता है उसमें 10 डिजिट तो आपके पैन नंबर की ही होती है। पैन के बेसिस पे जीएसटी मिलता है, एंड उसके अलावा ए, लोकेशन स्पेसिफिक, बी, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, सी, कैटेगरी स्पेसिफिक, एंड डी, टर्नओवर बेस्ड। जीएसटी नंबर जो है वो किसके बेसिस पे होता है? स्टेट बेस होता है, स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट कोड लगता है उसमें, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, लोकेशन स्पेसिफिक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट, पहली चीज क्या चाहिए आपको? ए, पैन, बी, टैन, सी, आधार कार्ड, एंड डी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है ए, पैन नंबर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, what happens if a person does not file application for GST registration within time? अगर आप विद इन टाइम आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। याद होगा आपको 10,000 की पेनल्टी, और साथ में जो टैक्स है वो भी आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए, पेनल्टी ऑफ ₹100, बी, लेट फीस ओनली, सी, liable to pay tax from the date of liability plus penalty, and D, no consequence। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, liable to pay tax from the date of liability plus penalty। तो ये थे 25 बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।